हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। ये एक सिंगल वीडियो में आपको कार्टून भी मिल जाएंगे और मैप भी मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों ही आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। और 2026 का जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, तो आपको बहुत ध्यान से इसको वीडियो को देखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें मैंने लास्ट 5 ईयर के आपको जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा था। और आज से 5 से 6 दिन पहले हमने एक मैराथन वीडियो डाली थी वन शॉट, जिसमें आपके 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर तीनों टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा दिए हैं। आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखनी है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आप लाइव क्लास हमने जो 1 महीने पहले करा दी थी, आपने अगर वो उस समय अटेंड नहीं करी थी तो आप अभी भी जाके लाइव क्लास वाली प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी क्लास देख सकते हो, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई का कराया हुआ है, आपको ये भी जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका कार्टून नंबर 1 यानी फर्स्ट कार्टून का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर यूएन है, दूसरी तरफ वॉर यानी कि जंग है, ठीक है। यहाँ पे और ये अमेरिका है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप शांति से हमारी बात नहीं समझते तो फिर वॉर के लिए तैयार रहो, ये कहा जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन है कि इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है। तो इस कार्टून में ये दर्शाया गया है कि यूएनओ पर जो अमेरिका है उसका क्या प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो इसमें यह संदेश दिया गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल हो जाता है तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति से दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे ताकतवर देश उभर कर सामने आ गए हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि अब शक्ति के कई नए केंद्र, अब ये शक्ति के नए केंद्र कौन से, दुनिया में जो ताकतवर देश उभर कर सामने आ रहे हैं उसको कहा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी पहला उद्देश्य क्या है यूएनओ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कार्टून नंबर 2। ये आपके ये सारे के सारे कार्टून जितने मैं आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जितने भी सेट है आज तक आ रखे हैं, सब में से मैंने कार्टून उठा लिए हैं। तो क्वेश्चन है कि रथ यात्रा का प्ले कार्ड थामे हुए नेता जो है उनकी पहचान कीजिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, इन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये रथ यात्रा। नेक्स्ट है कि किस राजनीतिक पार्टी ने रथ यात्रा का आयोजन करवाया था। तो ये बीजेपी ने करवाया था, ठीक है। और कार्टून में दिखाए गए कोई 2 प्राइम मिनिस्टर आपको पहचानने और उनका बताना है, यानी कि कौन जो गठबंधन की सरकारों में रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें वीपी सिंह है और चंद्रशेखर है। अगला क्वेश्चन है कार्टून नंबर 3। इसमें देखो एक तरफ सिंगली और एक तरफ आपको तमिल दिख रहे हैं, और इसके बीच में ये राजपक्षे जो है वहां के राष्ट्रपति वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि दाईं ओर बैठा बाघ कौन सा संगठन को दर्शा रहा है। तो ये जो लिट्टे था उसको दर्शा रहा है, ठीक है। लिट्टे को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1983 के बाद श्रीलंका में उभरा संघर्ष निम्नलिखित में से किस पर आधारित था। तो ये जो संघर्ष था ये दो समुदाय जो थे इनके बीच में भेदभाव को लेकर आधारित था। श्रीलंका में संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यह है कि भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए थे और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून क्या संदेश देता है। तो कार्टून हमें संदेश देता है कि परस्पर विरोधी दोनों गुटों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में एक तरफ है सिंगली लोग, दूसरी तरफ है तमिल लोग, इनके बीच में वहां के प्रेसिडेंट जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 स्टार हैं ये वो दिखा रखे हैं, ठीक है। और ये जहाज आपको बीच में फंसा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये छोटी छोटी पहाड़ियां इनके बीच में आके ये फंस गया है, यानी कि कुछ इसमें रुकावट दिखाई जा रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि दिया गया कार्टून किस क्षेत्रीय संगठन को दर्शा रहा है। तो ये यूरोपीय संघ को दर्शा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में क्या दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ ने एक अपना साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें ये फेल हो गया था, यानी असफल हो गया था। अब आपको मुझे सभी बच्चे मुझे कॉमेंट में बताएंगे कि इसने साझा संविधान बनाने का प्रयास कब किया था, यानी किस सन में किया था। आपको सन बताना है और आपको अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। और सभी बच्चे अपने सेंटर का नाम भी कमेंट में लिखेंगे, एग्जाम सेंटर
आपके पेपर के दिन में हो सकता है मैं आपके एग्जाम सेंटर में आपको मिलूं, तो आप अपना एग्जाम सेंटर और विद एड्रेस बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस क्षेत्रीय संगठन की कोई दो सामान्य विशेषताएं भी आपको बतानी है। तो यूरोपीय संघ की विशेषता बता दो कि भाई इसकी जो मुद्रा है यूरो या अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा बन सकती है, और यूएसए के बाद इसकी सेना जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसका एक देश है फ्रांस, जो कि यूएनओ में जो यूएनएससी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसका परमानेंट मेंबर है, ठीक है। इसके पास आप ये भी बता सकते हो कि परमाणु हथियार भी है। तो कोई दो पॉइंट आपको बताने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक पिक्चर आपके सामने है, इसमें पूछा गया कि ये जो कार्टून है ये सुरक्षा के कौन से खतरे को दिखा रहा है। तो ये नए खतरे के जो स्रोत है उसको दिखा रहा है। सुरक्षा के इन खतरों में से किस प्रकार निपटा जा सकता है, तो एक ही तरीका है सहयोग मूलक सुरक्षा। अगला है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में जो प्रमुख खतरे होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखो दो तरीके के खतरे होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी खतरे में क्या आ जाएगा, सैन्य हमला, यानी कोई देश हमारे ऊपर सैन्य हमला कर दे। और आंतरिक खतरे में आ जाएगा देश के अंदर अलगाववाद, गृह युद्ध, हिंसा, संघर्ष, दंगे वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है। देखो ये आपको H2O, यहाँ से पानी की बात चल रही है, ठीक है। आपको देखकर ही पता लग जाएगा। देखो यानी बोतल में कितना पानी बचा हुआ है, बहुत कम बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी में पीने योग्य जो पानी है ना, स्वच्छ जल जो है वो बहुत कम बचा है। वैसे तो महासागर जल से भरे हुए, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। तो ये स्वच्छ जल को दिखा रहा है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है। तो जल जो है इसको साझा संसाधन के रूप में देखते हैं। वे मध्य एशिया के देश बताइए जिनके बीच में जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ था और किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है। यानी संघर्ष किसके बीच में होता है, इजराइल, जॉर्डन एंड सीरिया, ठीक है। अब किस चीज की कमी हो रही है, तो भाई जल की कमी हो रही है। क्यों हो रही है, यानी किन कारणों से हो रही है। तो बढ़ती जनसंख्या, जलवायु में परिवर्तन, घटता भूजल स्तर, इन कारणों से कमी होती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ध्यान से देखिए। उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है। तो इसमें वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को दिखाता है। तो ये अमेरिका की संस्कृति को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है। तो वैश्वीकरण का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है, संस्कृति की मौलिकता खत्म होती जा रही है, ठीक है। सब जो हमारी संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है, हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, यानी हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। तो इस चीज को ये दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्टून है। कार्टून में दिखाए गए चार लोगो, लोगो का मतलब ये होता है प्रतीक चिन्ह। जैसे हर आप देखते हो ना, ये एक लोगो है यूएनओ का, ये चारों किसके लोगो है, यूएनओ के लोगो हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगो हैं, ठीक है। तो इसको पहचानना है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के लोगो हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उसका नाम आपको बताना है। तो ये कौन है, ये यूएनओ का महासचिव है कोफी अन्नान। अगला क्वेश्चन है कि इसराइल ने लेबनान पे आक्रमण क्यों किया था। इसराइल कहता है कि वहां पे एक हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी संगठन है, और इसको इसको कंट्रोल करने के लिए लेबनान पे हमला करना बहुत जरूरी था, ठीक है। जिसने बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या की थी और विनाश किया था हिजबुल्ला ने, इसीलिए हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए इसराइल ने लेबनान पे हमला किया था, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्टून 9। ये एक बार ध्यान से देखिए पिक्चर, ये आपके पेपर में आया हुआ है, ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने प्री बोर्ड बोर्ड जितने भी मतलब क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने सभी क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में किस प्रकार की असुरक्षा को दर्शाया गया है। तो इसमें मानवीय सुरक्षा को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कहीं जल की कमी दिखाई दे रही है, कहीं पे सैन्य संघर्ष दिखाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे लोग आपको दुखी और अभाव में दिख रहे हैं, कहीं पे आपको शरणार्थियों की समस्या दिख रही है, अलग अलग तरह की। तो ये मानवीय सुरक्षा को लेकर खतरा है, इसको दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खतरा मानव सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखिए भुखमरी जो है ये पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा नहीं है। पारंपरिक अवधारणा में गृह युद्ध भी होता है, विदेशी हमला भी होता है, हिंसा भी होती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सुरक्षा की अवधारणा पर कब से विश्वव्यापी चर्चा होने लगी, यानी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है। तो ये 1990 के दशक से। अगला क्वेश्चन है कि लोगों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करने से सुरक्षा के खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है। अगर लोगों को मानव अधिकार दे दिया जाए तो सुरक्षा के खतरों से निपटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने एक चित्र है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हो तो अपने हाथ उठाएं। किस ग्रह की बात चल रही है, पृथ्वी की बात चल रही है, ठीक है। यानी पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो अपना हाथ उठाएं। तो क्वेश्चन है कि इस कार्टून का संबंध किस मुद्दे से है। तो ये पर्यावरण के मुद्दे से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
प्रथम दुनिया से संबंधित कौन सा देश है, तो अमेरिका जो है ये प्रथम दुनिया से संबंधित है। द्वितीय दुनिया से संबंधित पूछे तो आपको सोवियत संघ बताना है, ठीक है, यूएसएसआर बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तीसरी दुनिया से संबंधित कौन सा देश है, तो तीसरी दुनिया में वो देश है जो बाद में आजाद हुए थे, ज्यादातर गुटनिरपेक्ष कंट्री थे, ठीक है। तो इसमें देखो, आप देखोगे इसमें से बांग्लादेश जो है ये तीसरी दुनिया में आएगा। नेक्स्ट है कि कार्टून में सूट पहना हुआ जो व्यक्ति दिखा रखा है ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये विकसित देशों को दिखा रहा है, ठीक है, विकसित देश। अगला क्वेश्चन है कि ये आपके सामने एक बर्लिन की दीवार दे रखी है, तो ये जो चित्र है इसमें जो दीवार दर्शाई गई है वो किस देश से संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी में क्या था, जर्मनी में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जर्मनी की राजधानी होती थी बर्लिन, बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता था, ठीक है। ये दीवार किस बात का प्रतीक है, तो ये साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक है, यानी एक तरफ अमेरिका वाला गुट है, दूसरी तरफ सोवियत संघ वाला गुट है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो इसमें विचारधाराओं का मतभेद था। अगला क्वेश्चन देखो, ये चाइना के डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि चाइना जो था वो कितनी तेजी से डेवलप हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि 1978 में वहां के लीडर थे देंग शाओपिंग, इन्होंने मुक्त द्वार की नीति चलाई थी, और इस नीति को चलाने के बाद चीन में अद्भुत प्रगति हुई। अगले कुछ ही सालों के अंदर चीन जो था एक बड़ी आर्थिक ताकत बन के उभरा, और ये तस्वीर चीन के विकास के द्वारा जो उसमें बदलती हुई तस्वीरें हैं उसको दिखाती है, ठीक है। यानी चीन पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने अपनी पॉलिसी में बदलाव किए उसके बाद वो बहुत तेजी से डेवलप हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यूरोपीय संघ का मानचित्र है, देखो ये इसमें जो वॉयलेट कलर के जो आपके जो देश दिखा रखे हैं ये इसके पुराने मेंबर है, ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखा रखा है ये इसके नए मेंबर है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब में एक तरफ पुराने मेंबर लिख लेना है, एक तरफ नए मेंबर लिख लेना है, ठीक है, इसको लिख लेना है, थोड़ा सा इस मैप को पेपर से पहले देख के जाना है। अब ये जो है ये किस चीज का झंडा है, तो ये आसियान का झंडा है। इसमें धान सॉरी ये धान की जो 10 बालियां हैं, ठीक है, ये इसके 10 देशों को दिखा रही है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान, और इसमें 10 मेंबर कंट्री है, ठीक है। स्टार्टिंग में 5 थे और 5 बाद में जुड़ गए थे, तो 10 टोटल हो जाएंगे, और ये एकता, इनके बीच में एकता मित्रता इसको दिखाता है। यहीं पे एक दूसरा झंडा है आपके सामने जिसमें गोल्डन कलर के आपको 12 स्टार दिखाई देंगे, ये यूरोपीय संघ का झंडा है, ठीक है। और सोने के रंग के सितारों से घेरा हुआ यूरोपीय संघ का जो झंडा है ये लोगों की एकता और मेल मिलाप को दिखाता है। और इसमें 12 सितारे क्यों हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पे पारंपरिक रूप से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, यानी ये पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ये मनमोहन सिंह है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे ये, और इनसे रिलेटेड ये कार्टून दिखा रखा है, ठीक है। तो पूर्वी एशिया के देश, हमें इसकी आदत डालनी होगी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको ये समझ में आ रहा है कि देखो भारत जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध सही करता है, ठीक है। लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट की जो नीति अपनाई थी इसने, इसके द्वारा वो पूर्वी एशिया के जो देश हैं जैसे आसियान कंट्री हो गए, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश हो गए, इनसे अपने संबंध सुधार रहा है। वैसे तो संबंध सुधरे हुए मतलब व्यापार बढ़ा रहा है, ठीक है, उनसे विभिन्न प्रकार की संधियां कर रहा है, तो ये इस चीज को दिखा रहा है। अगला कार्टून है, ये देखो एक साइकिल है, इसमें चीन दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कम्युनिज्म दिखेगा, साम्यवाद दिखेगा, तो दूसरी तरफ आपको डॉलर यानी पूंजीवाद दिखेगा। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक जो है किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है चीन। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा आप तुरंत ही कर दोगे। अगला क्वेश्चन है कि 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास खत्म करा था, तो चीन ने अमेरिका के साथ, ठीक है, यूएसए के साथ अपने संबंध बनाए और कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म करा। साइकिल का आगे का जो पहिया है उसमें जो प्रतीक चिन्ह दे रखा है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है साम्यवादी व्यवस्था को, ठीक है, और जो पीछे का पहिया है उसमें अमेरिकी डॉलर दिखा रखा है, यानी कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को दिखा रहा है एक तरीके से। और ये किस देश की मुद्रा है आपसे पूछा हुआ है, तो डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है, ठीक है। दिए गए कार्टून किस देश को दर्शा रहा है, और कार्टून में कौन से दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये चित्र क्या दर्शा रहा है, तो ये चाइना को दर्शा रहा है, ठीक है, चाइना की जो दीवार है, ठीक है, चाइना की दीवार और ये ड्रैगन, इन चीजों को ये दर्शा रहा है, ये दो सिंबल है यहाँ पे। चीन जो है बहुत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और इसका दबदबा पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आई थिंक करा चुके हैं हम, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति है वो किस देश को किस देश की तरफ इशारा करता है, तो अमेरिका की तरफ।
कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में, यानी ये जो राइट हैंड है, इसमें क्या चिन्ह है, तो यूएनओ का चिन्ह है, ठीक है। आम सभा के कोई दो काम बताने हैं, तो ये 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है और सभी उसमें एक वोट सभी को हासिल होता है और 2/3 बहुमत के आधार पे वहां पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। फिर ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2024-25 में आया था, ये जो चित्र है, ध्यान से देखिए। तो कार्टून में लाइटर किसका प्रतीक है, देखो ये हाथ की उंगलियां हैं, ये चिमनियों के रूप में दिखा रखा है, और लाइटर जो है ये दिखा रखा है। तो ये पृथ्वी का जो उपभोग ईंधन है, इसके स्रोत के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कार्टून में उंगलियों को चिमनी की तरह क्यों दिखाया गया है, तो इसमें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि केवल मनुष्य ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है, मनुष्य की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्टून का मुख्य विषय हो सकता है, कार्टून का मुख्य विषय क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग और औद्योगिक प्रदूषण, इसकी जो भूमिका बढ़ रही है ये हो सकता है मुख्य विषय। कार्टून में दिखाए गए लाइटर में जो पुश बटन है, इसमें मोटी चिमनी दिखाई गई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मनुष्य ही रोक सकता है, ठीक है, केवल मनुष्य ही इसको कंट्रोल कर सकता है। फिर यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है कि ये नेचर है, पर्यावरण है, प्रकृति है, और मनुष्य इसको खा रहा है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को लालची दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकृति खोर व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, जो प्रकृति को खा रहा है, ठीक है। कैसे खा रहा है, पेड़ों को काटे जा रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, हवा को प्रदूषित किया जा रहा है, तो मनुष्य को ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, और भारत सरकार के द्वारा राजा जो है वो किन मामलों में हस्तांतरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, देशी रियासतों का जो विलय हुआ था, उसमें जो सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए जाते थे, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, चैप्टर में आपको कराया हुआ है। और पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। फिर राजा से कौन से मामलों में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो, इसमें विदेश मामले, प्रतिरक्षा मामले, संचार जैसे मामले जो है, राष्ट्रीय महत्व के मामले, इस मामले में हस्तक्षेप की बात की जा रही है, ठीक है, हस्तांतरण की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे देखो, ये है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये है समस्या। समस्या क्या थी, भाषा के आधार पे राज्य बनाने की समस्या जो थी वो बहुत बड़ी थी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो भाषाई विवाद है उसको सुलझाने की क्षमता दिखाई जा रही है, यानी ये इसकी क्षमता बहुत कम है लेकिन विवाद बहुत बड़ा है, तो ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इलेक्शन कमिटी है, और यहाँ पे नेहरू बैठे, अन्य नेता बैठे, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है कि कार्टून में जो भीड़ दिखाई दे रही है और चुनाव समिति के मंच पर बैठे हुए किसी एक नेता का नाम बताइए, तो आप नेहरू बता सकते हो, देखो कोई एक नेता पूछा है तो नेहरू है, नेहरू बता दो, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, ठीक है, तो ये कोई भी नाम बता सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, विशाल आंध्रा, महागुजरात, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये संयुक्त महाराष्ट्र, आई थिंक, पता नहीं, जो भी है, ये ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब दिखाया जा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, ये स्टेट की मांग चल रही है भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे बना भारत का पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था, ठीक है। और भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें वायदा किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये चित्र है, तो ये चित्र कब का है, तो ये चित्र जो है ये सी राजगोपालाचारी जो थे, ये गवर्नर जनरल का पद जब संभालने के लिए शपथ ले रहे थे उस दौरान का है, ठीक है। और ये नेहरू की जो अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट थी, यानी मंत्रिमंडल था, उसकी ये पिक्चर है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आप सभी जानते हैं, नेहरू जी थे। नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में किन दो विपक्षी नेताओं को शामिल किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनको शामिल किया था। अब ये मत सोचना कि बाद में भी शामिल किया था, ये तब किया था जब अंतरिम सरकार थी, जब चुनाव जीतकर चुनाव हुए थे उसके बाद इनको नहीं शामिल किया गया, ये भी याद रखना है। अब इसमें अगर नाम पूछा जाए तो देखो, ये नेहरू जी है, ठीक है, और ये मौलाना अबुल कलाम आपको दिखेंगे, ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल होंगे, ये सी राजगोपालाचारी होने चाहिए, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, जॉन मथाई हो जाएंगे, जगजीवन राम हो जाएंगे, ठीक है, बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद किदवई, गॉडगिल, नियोगी, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, आप इन सब के नाम देख सकते हो। फिर ये आपके सामने एक पिक्चर है, भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध का अंत जो था किसके हस्तक्षेप से हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यानी कि यूएनओ। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर जो थे,
इन्होंने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था, तो ये चाइना में गए थे। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान भारत ने किन दो देशों से सैनिक सहायता की मांग करी थी, तो भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगी थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, जनता पार्टी की सरकार को गिराने वाले नेता को पहचान कर उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी है, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। कार्टून में दिखाए गए जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री को पहचान कर उसका नाम लिखिए, तो मोरारजी देसाई है। ठीक है, फिर अगला है कि 1980 में जनता पार्टी की हार के कोई दो कारण बताइए। तो हार के कारण थे कि जनता पार्टी में अंदरूनी कलह थी, चरण सिंह ने जनता पार्टी को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए थे, जिसके बाद उन कांग्रेस ने समर्थन वापस लेके उनकी भी सरकार गिरा दी थी। ठीक है, फिर स्थिर सरकार देने में जनता पार्टी की विफलता, कोई इनके पास एजेंडा ही नहीं था। फिर ये देखो, ये प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया, इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नंबर 1 पे एक समय में अपनी पार्टी में बन चुकी थी, ये उस चीज को दिखा रहा है। फिर यहाँ पे 1969 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रतिद्वंदता पे कार्टूनिस्ट का नजरिया, तो देखो एक तरफ है सिंडिकेट और दूसरी तरफ है इंदिरा गांधी, इनके बीच में है विवाद, संघर्ष, उसको इस कार्टून में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो नंबर 1 पे भी इंदिरा गांधी है, 2 पे भी इंदिरा गांधी है, 3 पे भी इंदिरा गांधी है। तो ये दिखाया जा रहा है कि 1971 के जो आम चुनाव थे उसमें जीत में अनेक चुनौतियां और समस्याएं छुपी हुई थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी को तगड़ा सपोर्ट मिला था और 1971 के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ठीक है, यानी 1967 में जो सीटें हारी थी वो 1971 में वापस से जीत गई थी, कांग्रेस को मजबूत बना दिया था और इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय चेहरा बन चुकी थी क्योंकि सिंडिकेट इनसे अलग हो चुका था। ठीक है, 1969 में, ये सारी चीजें आपको पता ही है, तो वो दिखाया जा रहा है। उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है, तो देखिए ये वीवी गिरी वाला होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव दिखाया जा रहा है 1969 में, जिसमें वीवी गिरी जो थे, ठीक है, वो जीत गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था, एन संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे जो कि हार गए थे। इस चुनाव का क्या परिणाम देखने को मिला, वीवी गिरी जो थे वो जीत गए और इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया था, आपको पता ही है। ये आयाराम गयाराम वाला है, तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है, तो ये दल बदल को दिखाता है। और कार्टून किस विधायक से संबंधित है, तो गयालाल नाम का एक विधायक था जिसने 15 दिन के अंदर 2-3 बार पार्टी बदल दी थी। ठीक है, दल बदल का दोष बताइए, नेता की छवि खराब होती है और ये अच्छा भी नहीं है लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो एक बोर्ड लेके बैठा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ। नेक्स्ट है कि जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था और कार्टून में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है। तो देखिए ये जेपी नारायण का है और ये तब की बात है जब जेपी नारायण को बुलाया गया था। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे स्टूडेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज, हिंसा, इन सब चीजों के खिलाफ। फिर जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में देखा गया था, इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में जेपी को देखा जा रहा था। फिर कार्टून में दिखाए गए जो नेता हैं उनके विचार में बैठे हुए व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, तो ये सोच रहे हैं कि ये सत्ता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसको देखते हैं, इतने लोगों के साथ रहते हुए भी कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक संकट जो था आपातकाल के समय की बात है, उस समय का ये कार्टून दिखाया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस यहाँ पे गिर गई है इमरजेंसी की वजह से, यानी कि 1977 में जब चुनाव हुए थे, जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो जीत गई थी, यानी ये सारे के सारे लीडर जीत गए थे और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, उसको इसमें दिखाया गया है। फिर मैदान साफ, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। ठीक है, ये 1980 के चुनाव के बाद छपा हुआ था, क्योंकि 1977 वाली सरकार जो थी 5 साल चलनी थी लेकिन नहीं चल पाई थी, तो 1980 में मध्यावधि यानी बीच में चुनाव कराना पड़ा था। और जैसे इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी थी 1977 में, ऐसे इसने इन सबको हरा दिया था, जिसमें आपको चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और सभी लोग जो हैं ये आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो यहाँ पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इनके समय में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी, उस समय दिखाया जा रहा है कि कार्टून उस समय का है। ठीक है, कि देश में कितनी समस्याएं थी। फिर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 1971 में कांग्रेस का क्या हाल था, कांग्रेस कितनी बड़ी थी और बीजेपी कितनी छोटी थी। फिर बाद में 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी को कितना सपोर्ट मिल चुका था, वो सरकार में आ चुके थे और कांग्रेस उनके सामने छोटी हो गई थी। ठीक है, यानी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल पाई थी। इसके बाद यहाँ पे देखो दो लीडर है और इसको नचा रहे हैं,
कठपुतली की तरह। तो किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पे दिखाया गया है, तो ये है वीपी सिंह। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किन राजनीतिक दल से है, तो ज्योति बसु जो है वो सीपीआई से है, कम्युनिस्ट पार्टी से है, और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से है। इस कार्टून चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है, तो ये गठबंधन वाली सरकार दिखाई गई है। ठीक है। इसके गुण दोष की बात करें तो गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा हो जाता है, ये तो इसके गुण है। लेकिन दोष क्या है, कमियां क्या हैं, तो कमियां ये हैं कि ये सरकार अस्थिर होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती हैं। इसके बाद यहाँ तक हो गए हमारे सारे कार्टून कंप्लीट। अब बात करेंगे मैप की। कुछ इंपॉर्टेंट मैप कराऊंगा जो PYQ में आ रखे हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए मैप है, वो सारे मैप आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो ये देखिए मैप आपके सामने, कुछ इमेज इसमें कुछ स्टेट दिखा रखे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। वो राज्य जिसके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। वह राज्य जिससे पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे, तो ये बिहार से थे। वो राज्य जहां नक्सलवादी आंदोलन ज्यादा एक्टिव था, तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा था। 1977 में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी हरियाणा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, वो देसी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था, तो ये जम्मू कश्मीर है। वो राज्य जो देश के विभाजन से ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो दो राज्य प्रभावित हुए थे, एक तो पंजाब था और दूसरा बंगाल था। बंगाल तो यहाँ पे दिखा नहीं रखा, तो इसका आंसर पंजाब है। ठीक है। मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से, और 1952 में गठित जो था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। अगला मैप देखते हैं। वो राज्य जिसे मंडल आयोग, यानी मंडल आयोग के जो अध्यक्ष हैं बीपी मंडल, ये कहाँ से हैं, ये बिहार से है। और वे राज्य जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, तो यूपी में बनाई थी। केंद्र शासित क्षेत्र जो 2019 में गठित किया गया था, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वो राज्य जहां पे द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, जहाँ की डीएमके पार्टी है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ये सही आंसर है, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वो राज्य जहां 1952 में कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं था, तो देखो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का शासन 1952 में नहीं था। 1957 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं मिला हुआ, तो ये जो केरल है, यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, यहाँ पे सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। ठीक है। वो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां से के कामराज है, तो के कामराज जो है ये तमिलनाडु से है। ठीक है। कहाँ से है, तमिलनाडु से है। वो राज्य जहां आयाराम गयाराम की कहावत का जन्म हुआ था, तो आयाराम गयाराम जो है ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हरियाणा। अगला मैप देखते हैं। वो राज्य जहां से EMS नंबूरीपाद ये थे और पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, कहाँ से थे, बंगाल से थे, क्योंकि ये जो मुखर्जी होते हैं, घोष होते हैं, बंगाल से ही होते हैं। ठीक है। वो राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से है, तो नेहरू यूपी से है। फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से है, तो ये पंजाब से है। नेक्स्ट मैप देखते हैं। वो राज्य जिससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के कामराज का संबंध था, तो के कामराज जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। वो राज्य जहां से आयाराम गयाराम यानी हरियाणा, वह राज्य जहां से लाल बहादुर शास्त्री यानी यूपी से संबंधित है। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, राजस्थान में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी ने 1967 के चुनाव में बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो पंजाब में भी नहीं हुआ था इनको बहुमत। वो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी 1967 के चुनाव में बहुमत हासिल नहीं किया था, परंतु अन्य दलों से के गठबंधन से सरकार बनाई थी, तो राजस्थान है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जो है यूपी से हैं, और वीवी गिरी जो थे ये साउथ यानी कि आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। वो राज्य जिसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यूपी से हैं। एस निजलिंगप्पा जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कर्नाटका से हैं। डीएमके जो है तमिलनाडु। ठीक है। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो राजस्थान में नहीं मिला। तो ये याद करके जाना है, एक ही क्वेश्चन ज्यादातर आपके पेपर में रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सारे इंपॉर्टेंट कार्टून, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून बनते हैं सारे कार्टून करा दिए, प्लस में सारे इंपॉर्टेंट जो मैप आपके आ रखे हैं वो सारे मैप करा दिए। एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज करा दिए, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो को आप पेपर से पहले 2 बार देख जाओ, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।